नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आजादी के बाद भारत ने अर्थव्यवस्था का कौन सा रूप अपनाया, भारत में विकास के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई, पंचवर्षीय योजना क्या है, योजना आयोग क्या है, इन सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि नियोजन क्या है। दोस्तों, नियोजन का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य की रूपरेखा बना लेना, उस कार्य का एक ढांचा तैयार कर लेना नियोजन कहलाता है। जब भारत को आजादी मिली थी तो उस समय भारत के पास विकास के दो मॉडल थे, एक समाजवादी मॉडल और एक पूंजीवादी मॉडल। दोस्तों, समाजवादी मॉडल सोवियत संघ ने अपना रखा था और इसका अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा भाग सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, और पूंजीवादी मॉडल का अर्थ होता है कि देश की अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा भाग निजी हाथों में सौंप दिया जाए। तो दोस्तों, भारत को विकास के लिए इन दोनों मॉडल में से कोई एक मॉडल अपनाना था, लेकिन भारत ने इन दोनों ही मॉडलों में से कोई सा भी मॉडल नहीं अपनाया। भारत ने एक अलग मॉडल अपनाया जिसे मिश्रित मॉडल कहा गया, जिसमें कुछ तत्व तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के थे और कुछ तत्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के थे। दोस्तों, अब हम समझते हैं वामपंथी और दक्षिणपंथी। दोस्तों, वामपंथी ऐसे लोगों का समूह है जो गरीब तथा पिछड़े वर्गों का समर्थन करते हैं तथा उन्हें फायदा पहुंचाने वाली सरकार की नीतियों का भी समर्थन करते हैं। और दोस्तों, दक्षिणपंथी ऐसे लोगों का समूह है जो खुले द्वार की नीति तथा मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं। इनका मानना है कि सरकार अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा निवेश करे, लेकिन अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना करे। दोस्तों, अब हम समझते हैं बॉम्बे प्लान कि बॉम्बे प्लान क्या है। दोस्तों, 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ और उन्होंने सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव रखा जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। दोस्तों, इस बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था कि सरकार उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा निवेश करे और सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना करे। दोस्तों, अब योजना आयोग के बारे में समझते हैं। दोस्तों, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसका गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। दोस्तों, योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, अब हम योजना आयोग के कार्य समझते हैं। पहला था पंचवर्षीय योजना बनाना। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी। इसमें क्या होता था, 5 सालों के लिए योजना बनाई जाती थी कि 5 सालों तक जो प्रधानमंत्री बना है, जो केंद्र सरकार है, 5 सालों तक केंद्र सरकार का क्या क्या काम होगा, किस प्रकार से राज्यों से कितना पैसा आएगा और किस किस क्षेत्र में पैसा लगाना है, ये सारी योजना बनाना योजना आयोग का कार्य था। अगला है देश के संसाधनों का आकलन करना। देश में कितने संसाधन हैं इसका आकलन करना, कि कितने संसाधनों का आयात करना है, कितने संसाधनों का निर्यात करना है, इन सभी चीजों का आकलन करना योजना आयोग का कार्य था। अगला है विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों को पैसा देना। देश के सभी राज्यों और मंत्रालयों को पैसा देना ताकि वे अपना आर्थिक विकास कर सके, उनके लिए योजना बनाना और उस योजना के आधार पर उन्हें पैसा देना भी योजना आयोग का कार्य था। अगला है देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजना बनाना। दोस्तों, देश के जो संसाधन है उसका इस प्रकार से उपयोग करना जिससे संसाधनों की खपत भी कम से कम हो और सभी लोगों की जरूरतें भी पूरी हो जाए, ये काम भी योजना आयोग का ही था। अगला है आर्थिक विकास को रोकने वाले तत्वों की पहचान करना।
जिन कारणों की वजह से देश का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा, उन कारणों की पहचान करना योजना आयोग का कार्य था। अगला है योजना के प्रत्येक चरण के सफल संचालन के लिए आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराना। भारत में योजना आयोग जो नीतियां बनाता था, उन नीतियों को लागू करने के लिए जिन जिन मशीनरी की आवश्यकता पड़ती थी, वे सभी मशीनरी उपलब्ध कराकर राज्यों तक पहुंचाना भी योजना आयोग का कार्य होता था। तो दोस्तों, ये सभी कार्य थे योजना आयोग के। दोस्तों, अब पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है। दोस्तों, भारत सरकार अपनी तरफ से आने वाले 5 वर्षों के लिए एक दस्तावेज तैयार करती थी, जिसमें आने वाले 5 वर्षों का आय और व्यय का लेखा जोखा होता था। इसी दस्तावेज को पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। दोस्तों, क्या होता था, भारत सरकार एक दस्तावेज तैयार कर लेती थी, जिसमें आने वाले 5 सालों में कितना खर्चा होगा और कितना पैसा आएगा, इस सभी का लेखा जोखा उस दस्तावेज में होता था। इसी दस्तावेज को पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। दोस्तों, अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। इन पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या थी, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांट दिया जाता था, योजना व्यय और गैर योजना व्यय। और दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से यह भी फायदा होता था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी तस्वीर आ जाती थी और सरकार उसमें लंबे समय तक हस्तक्षेप कर सकती थी। तो दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं थी। दोस्तों, अब हम पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनाई गई थी, जो 1956 तक चली थी। इसे बनाने वाले के.एन. राज थे। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। इसमें कहा गया था कि अगले कुछ दशकों तक भारत को कृषि पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और देश को विकास की गति धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर विकास की गति तेज रखी तो देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस परियोजना में भाखड़ा नागल बांध जैसी विशाल परियोजना पर ध्यान दिया गया था। दोस्तों, इसमें सिंचाई, भूमि सुधार जैसे छोटी छोटी परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। तो ये सभी कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा किए गए थे। दोस्तों, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में बनाई गई थी, जो 1961 तक चली थी। इसे बनाने वाले प्रमुख थे पी.सी. महालनोबिस। दोस्तों, इस परियोजना में उद्योग पर जोर दिया गया था। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कृषि पे ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पे ध्यान दिया जा रहा है, उद्योग पर ध्यान दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि विकास की गति तेज रखनी चाहिए, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में विकास की गति को धीमे रखने की बात कही गई थी। इस परियोजना में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था और दोस्तों, इस योजना में रोजगार को भी बढ़ावा दिया गया था। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात की गई थी। तो दोस्तों, ये सभी कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए थे। दोस्तों, एग्जाम में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में अंतर भी पूछा जाता है। दोस्तों, अगला हम समझते हैं हरित क्रांति। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिस कारण से देश में कृषि की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। कृषि की हालत खराब होने के कारण देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था और देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने के कारण देश में अकाल की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों, अकाल से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई, जिसे हरित क्रांति कहा गया। दोस्तों, हरित क्रांति के तहत उन क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया गया जो कृषि क्षेत्र के मामले में पहले से ही आगे थे, क्योंकि दोस्तों, सरकार का मानना था कि जो पहले से ही विकसित है वह देश का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए सरकार ने इन क्षेत्रों को सस्ते दामों में कीटनाशक तथा अच्छे किस्म के HYB बीज उपलब्ध कराए और साथ ही साथ ये गारंटी भी दी कि किसानों के द्वारा उगाए गए अनाज को सरकार एक निर्धारित मूल्य में खरीदेगी। सभी कार्य हरित क्रांति के दौरान कराए गए थे।
तो दोस्तों अब समझते हैं कि हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हुए। दोस्तों पहले हम समझते हैं सकारात्मक प्रभाव। पहला सकारात्मक प्रभाव हुआ कि देश में गेहूं की पैदावार बढ़ गई। देश में अब गेहूं बड़ी मात्रा में उगने लगा और देश में अकाल जैसी समस्या समाप्त हो गई। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य कृषि के मामले में बहुत ज्यादा आगे निकल गए। ये सारी चीजें हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को दिखाती है। दोस्तों अब हम हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव के बारे में समझते हैं। दोस्तों हरित क्रांति के कारण देश में अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गए। अमीरी गरीबी का अंतर देश के अंदर बढ़ गया था, क्योंकि सरकार ने हरित क्रांति में उन्हीं क्षेत्रों पर ज्यादा पैसा लगाया था जो पहले से ही अमीर थे। तो जिस कारण जो पहले से ही अमीर थे वो तो और अमीर हो गए और गरीब लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो गई। जो गरीब किसान थे वे और ज्यादा गरीब हो गए। गेहूं की पैदावार तो बढ़ी, लेकिन बाकी फसलों की पैदावार और ज्यादा कम हो गई, जैसे मक्का, चना, बाजरा आदि। क्योंकि दोस्तों हरित क्रांति में विशेषकर गेहूं की पैदावार पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिस कारण बाकी फसलों की पैदावार और ज्यादा कम हो गई थी। अगला है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्य कृषि के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ गए थे। तो दोस्तों ये सभी थे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव।